बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लेक्चर्स के अंदर। जैसे हम तरतीब से पढ़ रहे थे उसी ही तरतीब के साथ हमने शुरू किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो पहले हम डिस्कस कर रहे थे पिछली वीडियोस के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फर्स्ट ईयर की थी, उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 4 स्टडी कर रहे हैं। तो उसी के साथ साथ हम सेकेंड ईयर को भी स्टडी करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास। तो जैसे तरतीब से हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, इसी तरह ही इसी तरतीब से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या होती है। आज हम सिर्फ इसके एक इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा हम देखेंगे कि बेसिक क्या है, और उसी के बाद इसी तरतीब से हम अगले चैप्टर्स की तरफ जाएंगे। अगर हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखें, ऑर्गेनिक जो लफ्ज़ होता है हमारे पास, इसका मतलब होता है, ऑर्गेनिक लफ्ज़ का मतलब होता है सिंबल ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की अलामत को ऑर्गेनिक कहा जाता है। अब देखिए, ज़िंदगी की अलामत को ऑर्गेनिक कहा जाता है जब नाम से ज़ाहिर है कि ज़िंदगी की अलामत को हम ऑर्गेनिक कह रहे हैं। तो आप ये देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर कहाँ से आते होंगे। देखिए 1828 के अंदर, 1828 से पहले, बिफोर, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1828 से पहले ये कंसेप्ट समझा जाता था, ये नज़रिया रखा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर, ये सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ये नज़रिया था। अब देखें 1828 से पहले का जो नज़रिया है हमारे पास कि लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट ओनली, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट ओनली लिविंग थिंग्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ ज़िंदा चीज़ों में ही होते हैं, हमारे अंदर हो गए, मतलब जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं उनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये एक नज़रिया था। और जो नज़रिया था कि जो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये नॉन लिविंग होते हैं। अब देखें, जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, रफ्ता रफ्ता वक्त के रद्दो बदल के साथ साथ एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था फ्रेडरिक, एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था फ्रेडरिक वुलर। ये एक साइंटिस्ट था। इसने कहा कि ऐसा नहीं है। इसने, अब देखें, जो पहले एक थ्योरी थी हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से, जिसे हम याद करते हैं, हमारे पास एक थ्योरी थी जिसे हम कहते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी। अब देखें इस थ्योरी के पॉइंट्स क्या थे हमारे पास। ये थ्योरी हमें कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जस्ट प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर ही मौजूद होते हैं। ये इसका पहला पॉइंट था। और इसने कहा कि सेकंड पॉइंट जो है, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। अब ये वाइटल फोर्स थ्योरी ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सिर्फ और सिर्फ ज़िंदा जानदारों में होते हैं, ये नॉन लिविंग में नहीं होते। लेकिन अब देखें, वक्त के रद्दो बदल के साथ साथ फ्रेडरिक वुलर, एक साइंटिस्ट आया जिसने कहा कि नहीं, ये ऐसा भी हो सकता है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अब देखिए उसने क्या किया, उसने एक कंपाउंड लिया
जिसका नाम था, मैं यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा रेज कर देता हूँ साइड से, उसने एक कंपाउंड लिया उस कंपाउंड का नाम था अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड उसने एक कंपाउंड लिया जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसने इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड से, हम इसको लिखते हैं NH4CNO। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फ्रेडरिक वोलर ने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार किया। देखें NH4 अमोनियम साइनाइड CNO। अब उसने जो इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया NH2 यहाँ पर CO यूरिया को तैयार किया। अब उसने वक्त की रफ्तार के साथ साथ एक नज़रिया पेश किया कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी वो बिल्कुल ही गलत है। तो उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार करके दे दिया। अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड सोर्स क्या है इसके। अब शुरू के अंदर एक नज़रिया था, जो बेसिक कंसेप्ट था कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये जो है लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं। मैं कहता हूँ कि एनिमल्स के अंदर होते हैं, या ये इसमें यहाँ पर लिख देता हूँ लिविंग थिंग्स प्लांट्स के अंदर। अब एनिमल के अंदर देखें, एनिमल के अंदर अगर इसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं 2 टाइप्स होंगी। एक होगा इसमें हमारे पास होता है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं फैट, और जो दूसरी चीज़ होती है हमारे पास यहाँ पर होता है प्रोटीन। अब देखिए प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के अंदर हमारे पास मीट है, हमारे पास चिकन है, इस तरह ये हमारे पास एनिमल से जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं। और उसके बाद फैट के अंदर हमारे पास मिल्क हो गया, और उसी के साथ हम यहाँ पर लिख देते हैं बटर, ये हो गया। ये देखिए अब एनिमल से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स हैं। तो दूसरा हमारे पास प्लांट है, उससे भी हम काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें हासिल होते हैं। तो ये हमारा शुरू के अंदर जो बेसिक 1828 से पहले जब हम डेफिनेशन करते थे कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लिविंग थिंग में होते हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं नॉन लिविंग में। तो ये कंसेप्ट था, वक्त के साथ रद्दोबदल होती रही। और बाद में देखें अब जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड को अब हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तो तैयार कर लिया। मैंने कहा कि सोर्स हमें कहा जाता है कि ये एनिमल और प्लांट हैं इनके सोर्स। देखें अगर हम देखते हैं थोड़ा सा आगे चलकर, अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आप देखें जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनके सोर्स की बात हमने प्लांट और एनिमल की, लिविंग थिंग्स की। अगर आप देखिए आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं हमारे पास, इनको हम फॉसिल फ्यूल से लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स। हम फॉसिल फ्यूल से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है तैयार कर सकते हैं। ये चीज़ अब देखना ये बाकी है कि फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, हम इस वक्त तक मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर चुके हैं, मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, और हर साल सैकड़ों नहीं लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार किया जाता है। अब देखिए इसमें मैंने कहा कि हमारे पास जो है एक जो सोर्स है फॉसिल फ्यूल्स, इनसे हमें लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो ये फॉसिल फ्यूल्स होते क्या हैं। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास हो जाता है जैसे कोल है, ये फॉसिल फ्यूल्स है। इसके बाद हमारे पास है नेचुरल गैस है, ये फॉसिल फ्यूल्स है। और उसके बाद तीसरी चीज़ जो है हमारे पास पेट्रोलियम जो है, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं।
अब फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं ये भी हमें पता हो। फॉसिल फ्यूल्स कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को हमने कहा कि ये हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं। अब उसमें अगर हम बात करते हैं कोल की, कोल क्या होता है, व्हाट इज़ कोल? कोल एक काले रंग का ब्लैक कलर सॉलिड होता है। कोल ब्लैक कलर्ड एक सॉलिड होता है, काले रंग का एक सॉलिड होता है। अब देखें ये कैसे तैयार होता है। कोल ऐसे नहीं है कि आसानी से ये तैयार हो जाता है, इसके तैयार होने के दौरान भी कुछ प्रोसेस गुजरता है, कुछ कैटलिस्ट होते हैं, कुछ टाइम गुजरता है। कोल एक डायरेक्टली तौर पर तैयार नहीं होता। अगर हम देखें कोल की प्रिपरेशन की बात करते हैं, जब हमारे पास प्लांट जो है मिलियन ईयर्स अगो, इसमें मैं यहाँ पर बात करता हूँ, हमारे पास जो प्लांट हैं ये मिलियन ईयर्स अगो अंडरग्राउंड होते हैं। क्या होते हैं? अंडरग्राउंड हो जाते हैं। जब हमारे पास प्लांट जो है मिलियन ईयर्स अगो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, अंडरग्राउंड होने के बाद फिर कोल तैयार होता है। इसमें स्टेप बाय स्टेप होते हैं कुछ प्रोसेस। अगर हम उन स्टेप्स की बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा देखें आप, हम स्टेप्स की बात करते हैं तो हमारे पास देखें कोल के कुछ स्टेप हैं हमारे पास। कोल ये देखें, अभी प्लांट मिलियन ईयर्स अगो अंडरग्राउंड हुए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले वो चेंज होते हैं पीट के अंदर। अब पीट के अंदर चेंज हुए, फिर सेकंड स्टेप जो है हमारे पास पीट से फिर वो चेंज होते हैं लिग्नाइट के अंदर, फिर लिग्नाइट से वो चेंज होते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाइच्यूमियस के अंदर, और बाइच्यूमियस से ये फिर चेंज होते हैं किसके अंदर? एंथ्रासाइट के अंदर। एंथ्रासाइट के अंदर ये 4 स्टेप हैं। अगर हम इन स्टेप की बात करते हैं, देखिए हमारे पास पीट है, पहले पीट से लिग्नाइट, बाइच्यूमियस, एंथ्रासाइट। अब पीट क्या होता है? अगर हम देखें पीट क्या होता है, हमसे कोई पूछे, पीट जो होता है ये एक लेस वैल्यूएबल कोयला होता है। ये सारे कोयले हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो है हमारे पास हम देखते हैं कि कौन सा अच्छा है कौन सा घटिया है। ये जो पीट है लेस वैल्यूएबल होता है और इसको यूज़ किया जाता है फर्नेस के अंदर, और इसको हम यूज़ करते हैं फर्नेस के अंदर जो पीट होता है। और उसके बाद हमारे पास लिग्नाइट है, ये जो है एक नरम किस्म का कोयला होता है, इसको यूज़ किया जाता है। लिग्नाइट को हम यूज़ करते हैं जनरेट करने के लिए, जनरेट पावर को बिजली पैदा करने के लिए हम यूज़ करते हैं लिग्नाइट को। और उसके बाद हमारे पास बाइच्यूमियस है, इसको हम यूज़ करते हैं, बाइच्यूमियस को हम इसको यूज़ करते हैं घरेलू के अंदर, सॉरी यहाँ पर मैं लिखता हूँ घरों के अंदर, या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डोमेस्टिक पर्पस के अंदर, घरों में इसको हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद लास्ट पर हमारे पास एंथ्रासाइट क्या होता है? एंथ्रासाइट जो है ये आला किस्म का होता है, वैल्यूएबल होता है, और इसको हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर। तो ये कोल को तैयार करने के स्टेप हैं, पीट, फिर उसके बाद लिग्नाइट के बाद फिर बाइच्यूमियस, फिर एंथ्रासाइट। मैंने आपको कहा कि पीट को हम कहाँ यूज़ करते हैं, लिग्नाइट को कहाँ यूज़ करते हैं, बाइच्यूमियस को, एंथ्रासाइट को, ये सारे के सारे कोयले हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। आगे देखें, मैंने कहा कि सोर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करने के। कोल की हमने बात की, कोल को देखें एक और भी हमारे पास है। जब हम यहाँ पर मैं सोर्स बता दूँ आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करने का, जब हम क्या करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं कोल की, पहला पॉइंट। और जब सेकंड पॉइंट में मैं लिखता हूं जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं पेट्रोलियम की,
डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, इनके नतीजे में भी हमें जो चीज़ें हासिल होती हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब देखें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं इसको रेज कर रहा हूँ। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब ये होता है कि आप क्या करें, देखें यहाँ पर मैं इसको इधर लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है कि आप कोल को क्या करें, आप हीट करें हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर आपने इसको हीट किया। अब देखिए कोल को जब आपने हीट किया हाई टेम्परेचर पर, तो इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, आप हीट करेंगे लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी के अंदर। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। वो कौन से होंगे? उसे हम कहते हैं, हमारे पास कोक तैयार होगा, हमारे पास तैयार होगा, उसके बाद कोल गैस, और उसके बाद हमारे पास है कोल तार। ये प्रोडक्ट तैयार होता है। ये देखें अभी इसे हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की कोल की, तो नतीजे में कोक बना, कोल गैस बनी और कोल तार बना। अगर हम देखें बात करें कोक की, कोक क्या होता है? व्हाट इज़ कोक? कोक क्या होता है? जो हमारे पास कोक होता है ये हम कहते हैं कि ये इसके अंदर, इसको हम कहते हैं कि प्योर कार्बन होती है। कोक इज कंटेन प्योर कार्बन, ये प्योर कार्बन पर मुश्तमिल होता है। और जो कोल गैस है इसके अंदर डिफरेंट गैसेस मौजूद होती हैं। CH4, अगर हम सबसे ज़्यादा जो गैस है इसमें CH4 है, हाइड्रोजन है, ये गैसें मौजूद होती हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोल गैस की अगर बात करते हैं, CH4 है, इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है, तो ये गैसें इसके अंदर मौजूद होती हैं। और उसके बाद हमारे पास है कोल गैस के बाद हम बात करते हैं कोल तार की। तो ये क्या होता है कोल तार? व्हाट इज़ कोल तार? तो हमसे पूछ सकते हैं कोल तार क्या होता है। जो कोल तार है तो ये विस्कस लिक्विड होता है किस्म का। कोल तार इज अ विस्कस लिक्विड। ये क्या होता है? विस्कस लिक्विड होता है। इसको हम यूज़ करते हैं छतों के ऊपर डालने के लिए, और इसको हम यूज़ करते हैं रोड्स के ऊपर हमवार करने के लिए। अब देखिए, आप देखते हैं कि जो हमारे पास ये कोल तार है, ये लुक को कहते हैं, लुक जो होती है, इसको हम सड़कों पर यूज़ करते हैं सड़क बनाने के लिए, या सतह को, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसको हम इस्तेमाल करते हैं सतह को हमवार करने के लिए, सतह हमवार करने के लिए। ये चीज़ होती है हमारे पास। तो देखिए कोक हो गया, कोल गैस हो गई, कोल तार हो गई, तो यहाँ पर हमने बात ख़त्म की। अब हम देखते हैं कोल तार, इन सब को हमने सोर्स देख ली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स क्या होते हैं, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, देखिए अगर हम बिहेवियर की बात करें, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की थोड़ी सी बिहेवियर की बात कर लेते हैं, तो इसमें हम मेन पॉइंट देखेंगे, क्योंकि हमारे पास जस्ट इंट्रोडक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर हम इसका बिहेवियर देखते हैं तो हमारे पास एक पॉइंट आता है, एक पॉइंट है हमारे पास। हम अगर बात करें कैटिनेशन की, ये कैटिनेशन क्या होता है? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये शो करते हैं कैटिनेशन को। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड शो कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैटिनेशन क्यों शो करते हैं? कैटिनेशन का मतलब होता है ये एक सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर कार्बन मिल के एक रिंग बनाते हैं। कार्बन कंबाइंस एंड फॉर्म, और बनाते हैं एक रिंग बनाते हैं, या हम कहते हैं एक लॉन्ग सीरीज बना लेते हैं। तो ये होती है हमारे पास कैटिनेशन। कार्बन, ये जो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है कार्बन की, इसे हम कहते हैं कैटिनेशन, या हम कहते हैं कि कार्बन एटम्स कंबाइंस एंड फॉर्म लॉन्ग चेन्स और रिंग्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। अब देखिए कैटिनेशन के अंदर, कैटिनेशन जो है इसमें रिंग जो हमारे पास सीरीज होगी, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जब हम सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे
तो इसमें हमारे पास अल्केन होगा। जब हम डबल की बात करेंगे तो हमारे पास अल्कीन होगा। जब हम ट्रिपल की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर अल्काइन होगा। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास। कैटिनेशन ये होता है जो कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है शो करते हैं। और उसके बाद है हमारे पास, अगर हम बात करते हैं जो सेकंड इसका बिहेवियर की अगर हम बात कर लें तो ये शो करता है होमोलोगोस। ये हम यहाँ पर लिखते हैं होमोलोगी सीरीज़ को। अब देखें होमोलोगोस सीरीज़ क्या होती है। होमोलोगो का मतलब होता है जो ऑर्गेनिक, अब मैंने आपको कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियन में दरियाफ्त हो चुके हैं। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियन में दरियाफ्त हो चुके हैं तो हम इनको स्टडी नहीं कर सकते। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करते हैं, जो इनमें कार्बन होते हैं एक होमोलोगस सीरीज़ बना लेते हैं। होमोलोगस सीरीज़ ये देखिए इस तरह आपस में जुड़ जाते हैं। ये जुड़ने के बाद एक कंपाउंड बन जाता है, एक सीरीज़ बन जाती है। अब बहुत से कंपाउंड मिल जाते हैं होमोलोगस सीरीज़ में, जिससे हमें फ़ायदा क्या होता है, हमारा एडवांटेज क्या होता है। हमें एडवांटेज ये होता है कि हम इनको स्टडी जो है इजीली कर सकते हैं, स्टडी इजीली। अब बहुत जब एक चीज़ है अलग-अलग, जैसे देखिए हमारे पास क्लास में बच्चे होते हैं, अगर 5 बच्चे हैं, अगर उन 5 को हम एक साथ पढ़ाएं, 10th के 5 बच्चे हैं, उन 10th के 5 बच्चों को हम अलग-अलग पढ़ाएं, अलग-अलग करके, ये कितना मुश्किल होगा हमारे लिए। अगर हम उन्हीं बच्चों को एक ही साथ पढ़ाएं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसी तरह ये होमोलोगस सीरीज़ जो शो करते हैं तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हम स्टडी आसान इजीली कर सकते हैं, तो ये इसका फ़ायदा हो जाता है। आगे हमारे पास ये सेकंड हो गया। थर्ड है ये जो है आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन तो हम जानते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसके अंदर जो होता है हमारे पास, देखिए पेंटेन है, पेंटेन 3 आइसोमर शो करेगा। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके 3 आइसोमर्स हैं, एन पेंटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। अब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है, लेकिन इनमें जो स्ट्रक्चर है वो सबकी चेंज है। ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ हम इसी तरतीब से चलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपने दोस्तों से करवाएं, हमारे वीडियो को शेयर करें। तो इसी तरह हम कंसेप्चुअल आगे बात करेंगे। हमारे पास जो नोमेनक्लेचर भी आएगी, तो कुछ टॉपिक्स हैं हमने नोमेनक्लेचर के उन पर बात भी की थी, जैसे हमारे पास अल्केन, अल्कीन और अल्काइन है। तो इसी तरतीब से हम आगे चलेंगे। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्टडी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी स्टडी कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।